नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों के संस्करण में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। G23 की बैठक के बाद सिंबल ने गांधी परिवार से पद छोड़ने को कहा था। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास 10 जनपद पहुंचे। कुछ देर में दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। दोस्तों, यह मुलाकात आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस के G23 के नाराज सदस्यों के कोर ग्रुप की बैठक के बाद हो रही है। कांग्रेस की लगातार हार के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति में गांधी परिवार के नेतृत्व से परेशान कांग्रेसियों की अब तक कई बैठकें हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने राज्यों में हार का आकलन करने के लिए 5 नेताओं को नियुक्त भी किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमला। 200 लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ और लूटपाट की। इस्कॉन प्रमुख बोले, चुप क्यों है संयुक्त राष्ट्र। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। गुरुवार शाम ढाका के इस्कॉन राधाकांत मंदिर पर 200 लोगों की भीड़ ने हमला कर तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। हमलावरों की भीड़ की अगुवाई हाजी शफीउल्लाह कर रहा था। दोस्तों, इस्कॉन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमण दास ने ट्विटर पर कहा कि डोल यात्रा और होली समारोह की पूर्व संध्या पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने लिखा कि हमें आश्चर्य है कि संयुक्त राष्ट्र हजारों असहाय बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों की पीड़ा पर चुप्पी साधे हुए है। इतने सारे हिंदू अल्पसंख्यकों ने अपनी जान संपत्ति खो दी है, लेकिन अफसोस है कि संयुक्त राष्ट्र चुप है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। द कश्मीर फाइल्स पर बोले अमर अब्दुल्ला, हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाते, फिल्म ने सब बर्बाद कर दिया। जी हां दोस्तों, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई बता रही है कि इसने पूरे देश में एक वर्ग को अपनी ओर काफी आकर्षित किया है, लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मान रहा है और सत्य से दूर बता रहा है। इसी लिस्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल है। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स को कई मामलों में सच्चाई से काफी दूर बता दिया। उनका कहना है कि अगर यह फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री भी होती तो हम समझ सकते थे, लेकिन मेकर्स ने खुद कहा कि यह फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस फिल्म में कई गलत तथ्य दिखाए गए हैं। सबसे बड़ा झूठ तो यह कि फिल्म में दिखाया गया है कि उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, लेकिन सच तो यह है कि तब घाटी में राज्यपाल का शासन था। वहीं केंद्र में भी तब वीपी सिंह की सरकार थी और उसको बीजेपी का समर्थन हासिल था। वहीं दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने इस फिल्म के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी कश्मीर फाइल्स को आधा सच बताने वाली फिल्म बताया था। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने एक कदम आगे बढ़कर फिल्म को एजेंडा बता दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 2 साल बाद पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मना होली का त्योहार। डीजे में लोगों ने किया जमकर डांस, नेताओं ने भी खोली होली। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में सुधार होने के साथ ही पिछले 2 साल में पहली बार शुक्रवार को उत्साह के साथ होली का त्योहार मनाया गया। इसके अलावा दोस्तों, संपूर्ण देश में पहली बार 2 साल बाद होली का त्योहार मना है। इससे पहले कोरोना वायरस के चक्कर में हर जगह पाबंदियां लगी हुई थी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को होली की शुभकामनाएं दी और लोगों से प्यार और सौहार्द के साथ होली मनाने की अपील की। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश में पारंपरिक उत्साह के साथ होली मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। कोविड-19 की महामारी की तीसरी लहर के बाद 2 साल बाद पहली बार प्रतिबंधों से मुक्त होली मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा में पूरे उमंग के साथ होली का त्योहार मनाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लोग कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की पैनिक बाइंग। चुनाव बाद अब कीमतें बढ़ने का सता रहा है डर। जी हां दोस्तों, मार्च महीने के अभी 15 दिन बीते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की सेल में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसकी एक बड़ी वजह चुनाव खत्म होने के बाद लोगों के बीच इसके दाम कभी भी बढ़ने का डर माना जा रहा है, जिसकी वजह से लोग इसकी पैनिक बाइंग कर रहे हैं। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीते नवंबर के बाद से पेट्रोल और डीजल के भाव स्थिर बने हुए
हुए हैं, जबकि इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव $140 प्रति बैरल तक जा चुके हैं। देश में पेट्रोल की 90% सेल पर सरकारी तेल कंपनियों का नियंत्रण है। पीटीआई ने इन कंपनियों के आंकड़ों के आधार पर खबर दी है कि 1 से लेकर 15 मार्च के बीच देश में 12.3 लाख टन पेट्रोल की बिक्री हुई। यह 2021 की इस अवधि की बिक्री से करीब 18% ज्यादा है, जबकि 2019 की तुलना में 24.4% ज्यादा है, जबकि डीजल की सेल 23.7% से बढ़कर 35.3 लाख टन हो गई है। यह 2019 के मुकाबले 17.3% अधिक सेल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला, दी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। जी हां दोस्तों, कश्मीरी पंडितों की कहानी पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दोनों काफी सुर्खियों में है। यह फिल्म विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट की। एक और जहां लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं तो वहीं कई लोग इसके विरोध में भी हैं। इसे देखते हुए सरकार ने विवेक अग्निहोत्री को पूरे भारत में सीआरपीएफ कवर के साथ वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। दोस्तों, फिल्म में साल 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बारे में दिखाया गया है। ज्यादातर शहरों में सिनेमाघरों में हाउसफुल शो हो रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाकर घर घर में हिंसा की दास्तान को लोगों तक पहुंचा दिया है। कश्मीरी आतंकवादी ताकतें एक्सपोज हो गई हैं, जिसके बाद कश्मीरियत और कश्मीर में शांति की बात करने वाले दो मुंहे लोग इस कदर जल उठे कि उनके इशारे पर चंद मुट्ठी भर लोग विवेक अग्निहोत्री को धमकियां दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कश्मीर फाइल्स की इन दिनों पूरे देश में चर्चा है। द कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया। फिल्म को हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कर मुक्त घोषित कर दिया गया है। वहीं कुछ लोग इसे पूरे भारत में टैक्स फ्री करने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, बुधवार यानी कि फिल्म की रिलीज के छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 19 करोड़ रुपए का कलेक्शन दर्ज कराया। यह इस फिल्म की अब तक की सिंगल डे में सबसे ज्यादा कमाई है, क्योंकि मंगलवार को फिल्म ने 18 करोड़ कमाए थे। अब जल्द ही यह फिल्म 100 करोड़ के क्रम में भी एंट्री करने वाली है। दोस्तों, इस फिल्म की कमाई के आंकड़ों से अनुपम खेर भी काफी खुश है। उन्होंने फिल्म की कमाई को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने इस फिल्म की सफलता को फिल्म जगत की जीत बताया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले अपनी पार्टी के भीतर ही बगावत का सामना कर रहे हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्तारूढ़ पार्टी के करीब 2 दर्जन असंतुष्ट सांसदों ने संसद में विपक्ष द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर उनके खिलाफ वोट करने की खुलेआम धमकी दी है, जिससे सरकार बचाए रखने को लेकर खान की चुनौतियां बढ़ गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल पार्टी के लगभग 100 सांसदों ने 8 मार्च को नेशनल असेंबली सचिवालय में एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की सरकार देश में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नेशनल असेंबली का सत्र 21 मार्च को बुलाया जा सकता है, जबकि इस पर सदन में मतदान 28 मार्च को कराए जाने की संभावना है। दोस्तों, संयुक्त विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सरकार के कुछ सहयोगियों द्वारा निशाने साधे जाने के बीच इमरान खान की मुश्किलें गुरुवार को उस वक्त और बढ़ती नजर आई जब उनकी ही पार्टी के लगभग 24 सांसदों ने विपक्ष के साथ जाने की धमकी दे डाली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट, प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के बीच होगी वार्ता, यूक्रेन के हालात पर भी करेंगे चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ 21 मार्च को दूसरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। दोनों नेताओं के बीच इस दौरान यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ऑनलाइन शिखर वार्ता के दौरान यूक्रेन के मौजूदा हालात और उसके हिंद प्रशांत क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा की जाएगी। स्कॉट मॉरिसन ने एक बयान में कहा कि शिखर वार्ता के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने के साथ साथ नए आर्थिक अवसर तलाशने पर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के मौजूदा हालात और इसके हिंद प्रशांत क्षेत्र और म्यांमार पर पड़ने वाले प्रभाव समेत क्षेत्रीय बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के समर्थन में हॉलीवुड सुपरस्टार आर्नोल्ड, कहा रूस की सरकार जनता को गुमराह कर रही है, रूसी सैनिक अपनी समझ के मुताबिक जंग का फैसला ले। जी हां दोस्तों, हॉलीवुड सुपरस्टार और कैलिफोर्निया के गवर्नर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने यूक्रेन का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि रूसी लोगों की ताकत और दिलदारी ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया है, लेकिन यूक्रेन में जो कुछ रूस कर रहा है वह एक किस्म का गैर कानूनी युद्ध है। आर्नोल्ड ने वीडियो मैसेज के जरिए रूसी सैनिकों को जंग
लड़ने के पीछे वजह जानने को कहा। उन्होंने बताया कि क्रेमलिन की गलत पॉलिसी की वजह से रूस पर अब तक के सबसे बड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी 141 देशों ने उनके खिलाफ वोट किया, केवल 4 देश रूस के समर्थन में खड़े रहे। आर्नोल्ड कहते हैं कि कोई भी अपनी सरकार की आलोचना सुनना पसंद नहीं करता, पर ऐसे क्षण होते हैं जो इतने गलत होते हैं कि हमें बोलना पड़ता है। जब एक जंगली भीड़ यूएस कैपिटल हिल पर सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही थी, तब भी आर्नोल्ड ने पिछले साल 6 जनवरी को अमेरिकी लोगों से इस तरह बात की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 10 मिनट में डिलीवरी की योजना, जोमेटो शुरू करेगा सबसे फास्ट सेवा, कई रेस्टोरेंट के साथ बातचीत की अंतिम दौर में। जी हां दोस्तों, जाने इस पूरी खबर को, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है जोमेटो से जुड़ी यह बड़ी खबर। दरअसल दोस्तों फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो 10 मिनट में डिलीवरी सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके लिए यह कई रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ भागीदारी के लिए चर्चा भी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक जोमेटो क्लाउड किचन कंपनियों और रेस्टोरेंट के साथ मिलकर अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी लॉन्च करेगा। अभी के जो इसके पार्टनर हैं उनके साथ शुरुआती चरण में यह बातचीत है। इसके बाद इस 10 मिनट की सेवा को लॉन्च किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जोमेटो प्रायोगिक तौर पर 10 मिनट की डिलीवरी के लिए प्लान बना रहा है। इसे फिलहाल अपने खुद के किचन और वेयरहाउस से शुरू करेगा। अप्रैल से कुछ शहरों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया जाएगा। इसमें गुड़गांव पहला शहर हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया के टॉप 10 अमीरों में मुकेश अंबानी अकेले भारतीय, गौतम अडानी की संपत्ति रोज इतनी बड़ी। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी टॉप 10 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं। लेकिन संपत्ति बढ़ने के मामले में गौतम अडानी का कोई सानी नहीं। उनकी संपत्ति में हर रोज कई करोड़ रुपए जुड़े हैं। हुरन की लिस्ट के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी की संपत्ति 103 अरब डॉलर यानी कि करीब 7,812 अरब रुपए है। बीते एक साल में उनकी संपत्ति में 20 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इसी के साथ वो दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में 90वें नंबर पर हैं, जबकि भारत के वह सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं। हुरन की लिस्ट में अडानी ग्रुप के गौतम अडानी भले ही 12वें पायदान पर हो, लेकिन एक साल में सबसे अधिक संपत्ति उन्हीं की बढ़ी। उनकी कुल संपत्ति 81 अरब डॉलर यानी कि करीब 6,143 अरब रुपए है। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक बीते एक साल में उनकी संपत्ति में 49 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इस हिसाब से उनकी संपत्ति प्रतिदिन 857 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ी है। वहीं दोस्तों हुरन की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टेस्ला के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क टॉप पर बने हुए हैं। उनकी संपत्ति 205 अरब डॉलर रही, जबकि अमेजोन के प्रमुख जेफ बेजोस इस लिस्ट में 188 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की रणनीति में बदलाव। जी हां दोस्तों, चीन में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोविड से लड़ने के अपने उपायों के आर्थिक प्रभाव को कम करने का संकल्प लिया है। जिनपिंग ने लंबे समय से चली आ रही उस कोविड कंट्रोल की स्ट्रेटजी में बदलाव के संकेत दिए हैं जिसने मृत्यु दर को कम किया था, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा था। चीन ने कोविड-19 के गंभीर मरीजों के लिए चिकित्सा संसाधनों को बचाने के लिए संक्रमण से ठीक हुए रोगियों के लिए अनिवार्य पृथकवास की अवधि को कम कर दिया है। यह फैसला देश में संक्रमण के मामलों के तेजी से बढ़ने के कारण लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सैफई में एक मंच पर जुटा समाजवादी कुनबा, मुलायम बोले विधानसभा चुनाव की बढ़त 2024 में दिलाएगी बड़ी सफलता। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी को मिली बढ़त 2024 संसदीय चुनाव में बड़ी कामयाबी दिलाएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं की पार्टी है, यह पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। नेताजी ने यह बात अपने गांव सैफई में होली समारोह के दौरान कही। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में युवाओं ने बहुत मेहनत की। उन युवाओं की सूची बनाओ जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उनके नंबर नोट करवाओ, हमसे मिले वो लोग, और अगर हमें बुलाओगे तो हम खुद मिलने आएंगे। साथ ही कहा कि तुम ही सब वो युवा हो जो आने वाले समय में विधायक या फिर सांसद बनोगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पंजाब असेंबली, कल होगा मंत्रिमंडल का गठन, राज्यपाल दिलाएंगे सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को शपथ। जी हां दोस्तों, पंजाब में नई सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया और तमाम सरकारी औपचारिकताओं को पूरा भी कर लिया है। ऐसे में शनिवार को सुबह 11 बजे भगवंत मान मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। इस संगठन के दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पंजाब कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों को ऑथ यानी कि शपथ दिलाएंगे। सूत्रों के अनुसार भगवंत मान कैबिनेट में 8 से 10 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 16 मार्च को आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य के एसबीएस यानी कि शहीद भगत सिंह नगर जिले में स्थित भगत सिंह के पैतृक गांव खटकल कला में आयोजित समारोह में भगवंत मान को शपथ दिलाई थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने 3 दिवसीय विधानसभा सत्र भी बुलाया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में से 92 सीटें जीती। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी सरकार बनाई और राज्य की कमान भगवंत मान ने संभाली। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा मोदी के बाद नहीं टिकेगी बीजेपी, G23 नेताओं पर भी झल लाए। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में मंथन और बैठकों का दौर जारी है। इन 5 राज्यों में से कांग्रेस ने अपना एकमात्र राज्य पंजाब भी गंवा दिया। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने हार से उपजे पार्टी के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाजपा और दूसरे दल आते जाते रहेंगे, केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो हमेशा रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं से वापस सत्ता में आने के लिए अपने एटीट्यूड में बदलाव करने को भी कहा है। दोस्तों, मोइली ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस नेताओं को जिंदगी, समाज और हर चीज के प्रति अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा रहने वाली पार्टी है, हमें दलितों के लिए काम करना है और उम्मीद नहीं खोनी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वीरप्पा मोइली का यह बयान गुलाम नबी आजाद के घर G23 नेताओं की मीटिंग के बाद आया। ऐसे में उन्होंने कहा कि G23 गुट पार्टी के सीनियर नेताओं को निशाना बना रहा है और कांग्रेस को कमजोर कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एप्पल के सबसे सस्ते 5G आईफोन के घटे रेट, यहां मिल रही है बम्पर छूट। जी हां दोस्तों, कुछ दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े और लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड्स एप्पल ने कंपनी का सबसे सस्ता 5G फोन आईफोन SE 3 लॉन्च किया था। लॉन्च के 2 दिन बाद से इस स्मार्टफोन को प्री बुक किया जा सकता था और आज यानी कि 18 मार्च 2022 से इसे सेल पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि एप्पल के CEO टिम कुक ने लॉन्च इवेंट में कहा था कि आईफोन SE को आज 18 मार्च से सेल के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। एप्पल के इस लेटेस्ट आईफोन को कंपनी ने ऑनलाइन स्टोर पर लॉन्च कर दिया और अवेलेबल करा दिया। दोस्तों, एप्पल के इस आईफोन को कंपनी का सबसे सस्ता 5G आईफोन माना जा रहा है। आईफोन SE 3 2022 को भारत में 43,900 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन को अगर आप अमेजन से खरीदते हैं तो आप 15,200 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इस डील में दिए जा रहे एक्सचेंज ऑफर से आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सचेंज ऑफर का पूरा लाभ मिलने पर आपके लिए आईफोन SE 3 की कीमत 28,700 रुपए हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 5वीं बार ये देश बना दुनिया का सबसे खुशहाल राष्ट्र, ये देश माना गया सबसे ज्यादा दुखी। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड 5वें वर्ष भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश नामित किया गया। वहीं दोस्तों, अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश माना गया है। इसके बाद लेबनान का स्थान आता है। सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया ने भलाई में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। शुक्रवार को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस टेबल में सबसे बड़ी गिरावट लेबनान, वेनेजुएला और अफगानिस्तान में आई। दोस्तों, आर्थिक मंदी का सामना कर रहा लेबनान जिम्बाब्वे के ठीक नीचे 146 देशों के सूचकांक में निचले से दूसरे स्थान पर आ गया। पिछले साल अगस्त में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद से युद्ध से पीड़ित अफगानिस्तान तालिका में सबसे नीचे है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ का अनुमान है कि अगर सहायता न दी गई तो 5 साल से कम उम्र के 10 लाख बच्चे इस सर्दी में भूख से मर सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 10 वर्ष से आ रही है। दोस्तों, यह लोगों की खुशी के आकलन के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों पर आधारित है। यह 3 साल की अवधि में औसत डेटा के आधार पर 0 से 10 के पैमाने पर हैप्पीनेस स्कोर देता है। यह लेटेस्ट एशियन यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से पहले पूरा हुआ था। देश में भूखमरी से सिर्फ 1 की मौत, इस पर कैसे यकीन करें? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगे ताजा आंकड़े। जी हां दोस्तों, देश में भूखमरी और उससे होने वाली मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल जवाब किए और भूखमरी से निपटने के लिए एक नेशनल मॉडल स्कीम बनाने को कहा है।
चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप कह रहे हैं कि देश में भुखमरी से सिर्फ एक मौत हुई है, क्या इस बयान पर भरोसा किया जा सकता है? इससे पहले केंद्र ने 2015-16 में भुखमरी से होने वाली मौतों पर भरोसा जताया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि राज्य सरकारों ने भुखमरी से किसी की भी मौत का जिक्र नहीं किया। क्या इससे यह माना जा सकता है कि देश में भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई? भारत सरकार हमें भुखमरी से होने वाली मौतों पर ताजा जानकारियां दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अटॉर्नी जनरल से कहा है कि हमारा ध्यान इस बात पर है कि लोग भूख से पीड़ित न हो और भुखमरी से न मरें। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रामायण के रचनाकार कौन थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि रामायण किसने लिखी तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक के विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।